हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग एज पर दी वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है या प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेसेस में पहला जो प्रोसेस हुआ करता था, वो जो हुआ करता है एक्चुअली इज़ एनवायरमेंटल एनालिसिस। जब हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो जो रिजल्ट्स विच कम्स टू अस इज़ आर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करते हैं। अब स्ट्रैटेजी का जब फॉर्मुलेशन करते हैं तो स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन शुड बी सच दैट इट कीप्स इनटू माइंड, इट कीप्स इनटू अकाउंट द वेरियस विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट हैज़ बीन ऑलरेडी सेट बाय द पीपल, द मैनेजमेंट। नाउ उसके बाद हम लोगों ने आगे इसमें ये भी पढ़ा था कि कॉर्पोरेट एनालिसिस क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में हमने पढ़ा था, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को ग्रांड स्ट्रैटेजी, मास्टर स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इट इज़ मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स एंड वी ऑल्सो स्टडीड दैट द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज़ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, योर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। ये सारी जितने भी हैं ये ऑलरेडी हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, मतलब दोबारा से उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस का हो या प्रोडक्ट का हो, जो भी हो, दोबारा से उसको जब बना रहे हैं, दोबारा से उसका पूरा काम करने का तरीका या जो भी यू आर चेंजिंग, इट इज़ नोन एज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। Now, coming to the text, corporate restructuring is about revisiting existing management practices of an enterprise and altering them so as to attain greater adaptability and viability with reference to the current and emerging environmental developments. So, corporate restructuring is what? It is basically आप दोबारा से जो भी management practices चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर बना है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना है, कोई काम करने का तरीका बना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट को लगा था कि ये बेस्ट तरीका होता है कि हम पे जितने रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ले सकें। बट इन ड्यू कोर्स व्हाट हैपन्स इज दैट थिंग्स चेंज। जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, इस पे भी वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आपका एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जो है ये पूरा चेंज करता रहता है, बिकॉज एज दे से चेंज द ओनली कांस्टेंट। तो अभी के समय में से 10 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, और से 15 days डाउन द लाइन, आपका सिर्फ आपको 6 महीने बाद लग रहा है कि जो मैनेजमेंट को लग रहा है कि जो वो काम करने का तरीका जो था उससे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है एनवायरनमेंट में, और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो उन्हें और डेवलपमेंट दिख रहा है, उन्हें और अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। तो वो अपने कॉर्पोरेट में जो काम करने का तरीका है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। री मीन्स अगेन रीस्ट्रक्चर करते हैं ताकि और अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी हो सके। It involves overhauling strategies, structures, and management processes in order to improve competitiveness and और प्रॉफिटेबिलिटी। एज ऑलरेडी सेड, क्यों हम रीस्ट्रक्चर करेंगे? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जो मेरे रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, साथ ही साथ हमारा परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इसीलिए हम लोग कोई चीज़ में चेंज करेंगे, बिकॉज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ एनी बिजनेस इज़ टू गेन प्रॉफिट। Now, corporate structure is a restructuring is a must. Corporate restructuring, it must be noted, is a proactive and planned decision-making exercise to redefine the basic line of business and discover a common thread for the firm's survival and successful growth. It involves altering what it owes, refocusing itself at a point of time. कि आपको ये बता रहे हैं कि जो एक प्लान डिसीजन मेकिंग है, जो आप द सेम थिंग विच आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड, कि आपका पूरा जो है काम करने का तरीका है उसमें हम ऑल्ट्रेशन ला रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रीमॉडिफाई कर रहे हैं, और एक समय में जो हमें लग रहा था कि जो काम करने का बेस्ट तरीका है उसको हम अभी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम वी आर फोकसिंग ऑन मोर प्रॉफिटेबिलिटी, मोर परफॉर्मेंस, मोर प्रोडक्टिविटी।
At times, restructuring may radically alter a firm's product portfolio, capital structure, asset mix, and organization structure and culture, so as to enhance the value of the firm and attain competitive edge on the sustainable assets. Thus, kernel of corporate restructuring is exercises SWOT analysis. अब देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम अपना एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो एनवायरमेंटल एनालिसिस में एक तरीका होता है SWOT एनालिसिस का। जब इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का हम एनालिसिस करते हैं या स्कैन करते हैं तो हमें हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। उसी तरह जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें बाहर से थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल रहा है। मान लीजिए किसी ने आज से 5 साल पहले कोई बिज़नेस डाला था, उस समय उन्होंने अपना SWOT एनालिसिस किया था और जो बेस्ट तरीका था उस तरीके से उन्होंने काम किया था। लेकिन क्या होता है, इन ड्यू कोर्स सबको ही अपना अपना SWOT एनालिसिस लगातार करते रहते हैं। दे कीप लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़, दे कीप एनालाइजिंग देयर रिसोर्सेज। और 5 साल हैंस, मतलब आज के समय में, मान लीजिए आज के समय में अभी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। जो 5 साल पहले टेक्नोलॉजी था, जो अभी टेक्नोलॉजी इज़ वास्ट डिफरेंट। प्रोडक्ट में डिफरेंस आ गया है, काम करने के तरीके में डिफरेंस आ गया है। तो अगर किसी भी फर्म को अपने आप को मार्केट में सस्टेन करना है, अगर अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करना है, तो उन्हें कुछ अलग हटके काम करना पड़ेगा। उन्हें अपने प्रोडक्ट में या प्रोसेस में या जो भी है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ ऑल्ट्रेशंस लाना पड़ेगा, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग. Another salient feature of corporate restructuring is that it is an all-permeating process involving an analytical appraisal of the existing strategic policies and practices, and wherever necessary, redesigning the strategies, the structure of the organization, upgradation of the technology, modernization of its plants and equipment, revamping financial structure, remodeling its human relations ethos, revamping its marketing philosophy, and repositioning the firm within the corporate world. सी क्या है ना कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को या अपने कॉर्पोरेट को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो जो अगर टॉप मैनेजमेंट वाले लोग डिसाइड करते हैं कि हम पूरा रीस्ट्रक्चर करेंगे, तो क्या है ना कि वो हर एक मैनेजमेंट प्रोसेस, हर एक मैनेजमेंट लेवल, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लो लेवल मैनेजमेंट हो या वर्कर्स हो, सब कोई को अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि आप पूरे के पूरे कॉर्पोरेट को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो इस सब के लिए क्या ज़रूरी है कि आप जो टॉप मैनेजमेंट या जो भी रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो सारे जो स्ट्रैटेजीज़ ऑलरेडी बन रहे हैं उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करेंगे, टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, मॉडर्नाइज़ करेंगे, जितने भी प्लांट्स एंड मशीनरीज़ उनके पास अवेलेबल है, बजट्स नई तरीके से बनाएंगे। जो पर्टिकुलर ह्यूमन, पहले जैसे ह्यूमन रिलेशंस कहीं चलता रहता था, तो एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो कि पहले क्या होता, पहले द कॉन्सेप्ट वॉज अबाउट वर्कर्स, फिर वो पर्सनल मैनेजमेंट में आया, पर्सनल मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गया, अब ह्यूमन रिसोर्सेज इट इज़ गॉन टू ह्यूमन कैपिटल। तो कैसे आप ह्यूमन कैपिटल को एनकैश कर रहे हैं, कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कुछ नई तरीके से बना रहे हैं, और बेसिकली यही कर रहे हैं। द अल्टीमेट मोटिव इज़ व्हाट? टू गेट प्रॉफिटेबिलिटी. It also involves selection of the performance indices in the context of which the current and the future effectiveness of the firm should be recorded. कैसे कैसे परफॉर्मेंस, जो क्या क्या चीज़ आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, कहाँ से. In view of its pervasive nature, restructuring at any one level is interrelated with changes at other levels, and therefore it is essential for the management to assess organization-wide implication of any change which is going to be affected. The entire process is based on holistic approach. The same thing, different language, कि basically है कि आपका जो आपने पूरा अगर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो टॉप लेवल मैनेजर से लेकर वर्कर्स तक हर एक जन को अफेक्ट करने वाला है. तो जो भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ऐसी अचानक से नहीं करना है, पूरा ध्यान से उसको स्टडी करके, एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करके, उसके बाद चेंजेस करके, उसके बाद चेंजेस लाना है. Further restructuring exercise is a continuous process which has to be done continuously so as to cope up with ever-changing environmental developments, exploit emerging opportunities, and combat impending threats. If you see this paragraph, it is something like आपका SWOT analysis वो कर रहे हैं. SWOT analysis के बाद उन्हें अपने strengths और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चला. अब क्या हो रहा है कि टू कोप अप विद एवर चेंजिंग एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स, जो डेवलपमेंट्स एनवायरनमेंट में हो रहे हैं
एक्सप्लॉइट इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस में ओवर्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़, और कोई थ्रेट्स आ रहा है तो उसको कैसे हटा सके, तो इसीलिए हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस may take many forms including strategic alliances, mergers and acquisitions, financial restructuring, company downsizing. Oh, I've already said this. ठीक है, अभी पोस्ट लिबरलाइजेशन में बहुत सारे जो रीस्ट्रक्चरिंग वाले आए हैं, जो कंपनीज ने रीस्ट्रक्चर किया है, उनका कुछ इंडिया वाले स्पेशल एग्जांपल हैं आपके ICICI, IDBI, HLL, आदित्य बिरला ग्रुप, रैनबैक्सी, सन फर्मा, लिपिन आर्गो, SRF फाइनेंस, जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़, टाटा ग्रुप, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सोनी टेलीविज़न इंडिया, ONGC, सेल, इंडियन टोबैको लिमिटेड, कोल इंडिया, ब्लू स्टार, ICICI, सारे के सारे लोगों ने, सारी की सारी कंपनीज़ में ने अपनी कॉर्पोरेट की रीस्ट्रक्चरिंग की है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कि हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्यों कर रहे हैं। तो पहला चीज़ है कि इट इज़ लाइक द, पहले क्या था, पहले बिफोर 1991 देयर वाज नो पॉलिसी अबाउट LPG, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारे पास जो सिक्लूडेड इंडियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे मार्केट में, हम वही जाके ख़रीदते थे। अगर कोलगेट है तो हम कोलगेट खरीद रहे हैं, पॉन्ड्स है तो हम पॉन्ड्स ही खरीद रहे हैं, अगर आपका नीम का कुछ क्या, तो पहले विको टर्मरिक क्रीम आती थी तो वही खरीद, वी डिड नॉट हैव ऑप्शन। बट व्हाट हैपेंड इज़ आफ्टर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जब हो गया, तो उसके बाद जो हो गया ना, मार्केट आपका ग्लोबल चला गया। हम लोग एक्सपोर्ट भी फ्रीली कर सकते हैं और हम लोग इंपोर्ट भी फ्रीली कर सकते हैं। अब फॉरेन लोग वाले भी यहाँ पे आके आराम से अपने मार्केट लगा सकते हैं और अपनी चीज़ें यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो क्या है ना कि जब आप कहीं भी बिग बाज़ार जाएँ तो एक टूथपेस्ट कहीं देखें तो यू गेट 10-15 वैरायटीज़ ऑफ टूथपेस्ट देयर। फेस वॉश देखें, यू गेट 10-15 वैरायटीज़ ऑफ फेस वॉश देयर। अब क्या है कि अगर इंडियन मार्केट कोलगेट का था, तो अगर उसको अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप को कंपटीशन में बना के रखना है, अपने आप को, अगर उनको इफ़ दे वांट टू सस्टेन, दे वांट टू मेक प्रॉफिट, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, अगर हमको प्रॉफिट बना के रखना है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना है, हमको अपना काम करने का तरीका ढूंढना है, हमको मार्केटिंग का तरीका ढूंढना है, हमको अपने प्रोडक्ट में और अच्छा चेंजेस लाने का है ताकि मेरा काम और अच्छे से चल। जैसे वो फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली को उन्होंने फेयर एंड हैंडसम बना दिया। वाई फेयर एंड हैंडसम? बिकॉज दे आर इवॉल्विंग, दे आर ट्राइंग टू कैच न्यू मार्केट। फेयर एंड लवली वॉज बेसिकली इट शोड ऑल द फीमेल्स, फेयर एंड हैंडसम वॉज इट शोड ऑल द मेल्स। ठीक है, तो क्या है कि वो आपका मार्केट सेगमेंट को वो लेने की कोशिश कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन spurred many Indian organizations to restructure their product mix, market technologies, etc., so as to meet the competitive challenges in terms of cost, quality, and delivery. As said, many organizations pursued the strategy of accessing न्यू मार्केट एंड कस्टमर सेगमेंट। जैसे अभी आपको बताया कि जैसे वो अब नए मार्केट लोग क्या हुआ, न्यू, अगर उनको लगा कि हमारे में बहुत कंपटीशन हो रहा है तो कुछ ने प्रोडक्ट बदल दिया, किसी ने मार्केट सेगमेंट को जो है वो दूसरे को देखने की कोशिश की, किसी ने कस्टमर सेगमेंट दूसरा देखने का कोशिश किया। ठीक है, और द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी हैज़ इनकरेज मैनी मीडियम साइज कंपनीज टू ऑपरेट इन द ग्लोबल मार्केट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Growth is the driving factor of corporate restructuring. In the economic landscape of Europe today, many companies are restructuring their activities in order to secure their market share. तो ग्रोथ हो रहा है, ऑब्वियसली सब कोई अपना बढ़ा रहे हैं, पीपल आर डाइवर्सिफाइंग, दे आर एक्सपैंडिंग. तो अभी क्या हो रहा है, जब एक्सपेंशन हो रहा है, नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, ग्रोथ तो चलता ही जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए, मेरा अगर पुराना तरीका नहीं काम कर रहा है तो हम उसी काम को कोई नए तरीके से करेंगे, हम कुछ नया प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, कोई नया प्रोसेस में चेंज करेंगे. देन रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है आपका जो अभी चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन फार, एकदम लीप्स एंड बाउंड्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स. तो जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है उसके कारण क्या हो रहा है ना, हर एक कंपनी के पास इमेंस अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है.
ठीक है। तो हर एक कंपनी जो है वो अपना नया नया तरीके से काम कर सकती है। तो बेसिकली अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उनको अपने टेक्नोलॉजी को लेके वो कुछ नया काम कर सकते हैं, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। Wrong diversification and divisionization strategy has led to organizations to revamp themselves. New business embraced by companies in the past has to be dropped because of the irrelevance in the change environment. Product divisions which do not fit into the company's core business are being divested. अभी देखिए क्या हुआ ना कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक इफ़ दिस इज़ द रिलायंस ग्रुप, दे आर वर्किंग फाइन। तो उनका क्या था कोर? उनका कोर था टेली कम्युनिकेशंस का। टेली कम्युनिकेशंस के बाद टॉप मैनेजमेंट में डिसाइड किया कि वो लोग रिलायंस फ्रेश में जाएंगे, रिलायंस ट्रेंड्स में जाएंगे, नया पेट्रोल में जाएंगे। अब वो टॉप मैनेजमेंट वो कूल इनफ, दे हैड दिस लॉन्ग साइटेडनेस, जिन्हें ये लगा कि उनको ये वाले जो सारे सेक्टर्स हैं उसमें उन्हें प्रॉफिट दिखा, तो वो उसमें गए और वो काम बहुत अच्छे से किया। बट सपोज़ फॉर एनी रीज़न आपका वो पेट्रोलियम सेक्टर वाला चीज़ नहीं चलता, या फिर वो किसी तरह से बहुत कम प्रॉफिट देता, या किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली उसको हम बंद कर देंगे। अगर हम बंद कर देंगे या फिर वो नहीं काम कर रहा है, तो हमको उसको क्या करना है? अपने कॉर्पोरेट को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना कि हमको उसको बंद कर देना है और जो चीज़ नहीं ठीक से चल रहा है उसको हटा देना है। Improved productivity and cost reduction have necessitated downsizing of the workforce, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मशीन्स आ जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, जो 4 आदमी का काम था वो मशीन कर दे रहा है। See, the one thing which has to be remembered is no matter how good a machine is, it is no substitute to your human brain. बहुत सारे MIS अवेलेबल है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बट अल्टीमेटली किसी भी चीज़ का जो डिसीजन लेता है वो मैनेजर ही लेता है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्योंकि बढ़ गया है, तो एक काम में जो पहले 10 आदमी लगते थे, अभी वो एक काम में वही 2 आदमी में काम हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ़ पीपल हु आर वर्किंग विथ यू, उसको वो लोग कम कर दे रहे हैं। इसको डाउन साइजिंग ऑफ फोर्स कहते हैं। एक तरह से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ही हुआ। अनदर प्लॉजिबल रीज़न फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इज़ इम्प्रूव मैनेजमेंट। Some companies are suffering because of inefficient management. Such companies opted for change in top management. Sony Entertainment Television is a case in point. तो कभी कभी अगर आपका टॉप मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो तो लोग क्या करते हैं कि वो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण भी बहुत लॉस होता है, तो वो टॉप मैनेजमेंट को चेंज कर देते हैं। ये एक रीज़न हो जाता है आपका कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का। Then organizations are motivated to reorganize their financial structure for improving the financial health of the firm and increase the shareholders value. तो जो बजट्स बनाया जा रहा है, जो बजट्स एलोकेट किया जा रहा है फॉर द वेरियस एक्सपेंडिचर्स, कैसे कैसे बजट बनाया जा रहा है, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं। वाई चेंजेस लेके आ रहे हैं? क्योंकि काम तो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको किसी तरह से तो चेंज करना है ताकि मेरा काम प्रॉफिट अच्छे से चलता रहे। Many organizations embarked on restructuring exercise with a view to integrating their diversified business activities and improving their competitiveness, कि वो किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन कर सके और अपने आप को कंपटीशन में ला सके। इंडियन कंपनीज प्री 1991, एज आई ऑलरेडी सेड कि LPG जो 1991 से पहले था, टिपिकली हैड अ डाइवर्स अनरिलेटेड पोर्टफोलियो ऑफ द बिजनेसेस एंड कॉम्प्लेक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉस होल्डिंग्स। Upon liberalization of the Indian economy, promoters felt an urgent need to rationalize their business portfolios, consolidate business interests, and enhance promoter control. This led to substantial restructuring activity in Indian corporates. जो corporates थे, अलग अलग चीज़ें अपने पैसे लगाए हुए थे, अलग अलग बिजनेस खोले हुए थे। लेकिन जब एक बार ग्लोबलाइजेशन हो गया और लोग बाहर जाने लगे, बाहर के लोग यहाँ आने लगे, लिबरल हो गया मार्केट, तो उसके बाद क्या हुआ, तो लोगों को लगा कि जो मार्केट्स को लगा कि हम अपने कोर कॉम्पिटेंसी से फोकस करते हैं। अगर हम अपने कोर कॉम्पिटेंसी से फोकस करेंगे और उस पर ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो मेरा डेवलपमेंट और बेहतर होएगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी और बेहतर होएगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओनरशिप विद इन द प्रमोटर ग्रुप either due to family settlement or exit of a joint venture partner has been another key factor for driving restructuring. आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है, ठीक है। फैमिली बिजनेस के बाद 2 भाई हैं, एक पापा का बिजनेस चल रहा है, 2 भाई, फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे लिए धीरू भाई अंबानी जी थे, ठीक है। वो उनका एक काम करने का एक अपना तरीका था जिसको लेके वो काम करते थे। उनके डेथ के बाद 2 भाई
मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों का अपना अपना शेयर हो गया, लेकिन दोनों का अपना अपना काम करने का तरीका है, दोनों को अपना अपना कॉर्पोरेशन चलाने का तरीका है, दोनों का अपना अपना अलग, जो उनके पापा से ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, क्योंकि अभी के समय में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें वो भी लेके चलना है। तो ये भी एक तरीका, ये भी एक रीज़न होता है आपका कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। क्या क्या चीज़ जो होता है जो रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एज स्टेटेड अबव इज ऑल परवेसिव encompassing all business and management policies and practices strategic, functional and operational strategies। तो क्या है कि बेसिक ऑलरेडी डिस्कस दिस वन ऑल्सो, कि जो आपका जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है वो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स को इक्वली अफेक्ट करता है। दस इट कवर्स स्ट्रैटेजी रीस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रैटेजी को बदलना, प्रोसेस रीस्ट्रक्चरिंग, जो काम करने का तरीका है उसको बदलना या रीस्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग, या आपका कैसे मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट से जो आपका मिडिल मैनेजमेंट कैसे है, किसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ये सब चीज़ बदलना। मैन पावर रिस्ट्रक्चरिंग, अगर आप लोगों को बढ़ा रहे हैं या लोगों को घटा रहे हैं, दैट इज़ मैन पावर रिस्ट्रक्चरिंग। मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, कि आप मार्केट में जो लेट अस गिव वन एग्जांपल, सपोज जॉनसन्स एंड जॉनसन्स है, जॉनसन्स आपका क्या होता है, वो डाइपर्स प्रोड्यूस करती है, तो डाइपर्स प्रोड्यूस करती है तो 0 to 2 ईयर्स के लिए प्रोड्यूस करती है। उसके बाद वो आ गया कि नहीं, अभी हमको अपना मार्केट बढ़ाना है और हमको ये क्या करना है, हम इसके साथ ना ये करते हैं, उसमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, हम एडल्ट वाला जो डाइपर्स है उसको भी करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वो मार्केट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जहाँ पे वो देख रहे हैं कि वो सिर्फ गिफ्ट शॉप और जो बेबीज का कहाँ मिलता है, मेडिसिन शॉप में मिलता है या गिफ्ट शॉप्स में मिलता है, लेकिन आपका एडल्ट डाइपर सिर्फ मेडिकल शॉप्स में ही मिलेगा। तो आपके एडल्ट वाले ग्रुप को वो मार्केट का रिस्ट्रक्चर कर रहा है। या फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, किस तरीके से बजट्स वगैरह बन रहा है उसको रिस्ट्रक्चर करना। तो स्ट्रैटेजी रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? Strategy restructuring is about revisiting the firm's existing vision, mission, objectives and strategies and evaluating their effectiveness in the change scenario. बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तब चेंजेस आया तो दोबारा से जो हमारे विजन थे, जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बने हुए थे, जो स्ट्रैटेजीज़ बने हुए हैं, हम उसको दोबारा से जो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो उसको रीवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि अभी के चेंजेस के टाइम में जो अभी चेंजेस हुआ है उस हिसाब से वो कितना इफ़ेक्टिव है। दिस काइंड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग एंड मॉडिफाइंग फंडामेंटल लाइफ ऑफ फर्म्स बिजनेस, revisiting and adjusting current business portfolio, rethinking ways and means to synergize organizational efforts, and reviewing and modifying existing priorities for allocation of resources. तो रीस्ट्रक्चर करना, रिव्यू करना, मॉडिफाई करना, क्या चीज़ का कैसे बिजनेस काम कर रहा है, जो अभी करंट बिजनेस पोर्टफोलियो है उसको देखना, दोबारा से जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिस चीज़ में एफर्ट्स लगा रहा है, जहाँ अपना रिसोर्स का एलोकेशन कर रहा है, उस सब चीज़ को दोबारा से स्टडी करना और उसके बाद उसमें चेंजेस लाना। द अंडरलाइंग आइडिया इज़ टू डिफाइन व्हाट द फर्म शुड बी डूइंग इन फ्यूचर। ऑब्वियसली इसीलिए रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस लग रहा है, तो हमें लग रहा है कि आगे वो चेंजेस होएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उस फ्यूचर में कैसे होगा उस तरह से जो चेंजेस ला रहे हैं, कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। Strategy restructuring is also concerned with accessing adequacy of the existing competitive strategies against the background of environmental changes and bringing alteration therein wherever necessary. तो स्ट्रैटेजी रिस्ट्रक्चरिंग होता है, ये आपका है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ है उसको भी ध्यान से स्टडी करना और जो भी ज़रूरत होता है उसके हिसाब से ऑल्टरेशन लाना। नोकिया वेंट फॉर स्ट्रैटेजी रिस्ट्रक्चरिंग टू इनहांस। नोकिया का फ़ोन आपको याद होगा, तो सबसे पहले नोकिया का फ़ोन हुआ करता था मोटा मोटा सा, फिर क्या हुआ, ढेर सारा मार्केट दिए, मोटोरोला आया, देन सैमसंग केम एंड सैमसंग एंड आईफोन डोमिनेटेड द मार्केट बिग टाइम। So Nokia went for strategy restructuring to enhance its competitive position when it decided to shed its tires, television, other businesses and focus exclusively on cellular telephony having tremendous global opportunities. तो उनके और भी डिवीजन यूनिट्स थे, उस सब कोई को वो प्रोडक्ट्स को सब कोई को हटा दिए और सोली उन्होंने जो उनके सेलुलर यूनिट्स जो मोबाइल कंपनी थे उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ये स्ट्रैटेजी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ।
द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग। इज़ बेसिकली जो भी काम करने का मेरा अभी तरीका है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम करने का तरीका है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी का जो काम करने का तरीका है, अभी जो नए बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो अब ये काम करने का तरीका बदलना होना चाहिए, अभी पुराना हो गया, अब इसमें बदलाव आना चाहिए। तो जब काम करने के तरीके में ऐसे कुछ बदलाव आते हैं तो उसे हम प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। Process restructuring is concerned with appraisal of the effectiveness of the current work process in the change milieu so as to discern the specific processes that need modifications or radical change. This is imperative for the fact that over a period time, any organization may develop redundant work processes which may drag on the resources of the organization and slow the work flow down. तो है क्या कि इन ड्यू टाइम ना रिडंडेंट मतलब दोबारा से एक ही काम हो रहा है, तो आपको वो वापस से प्रोसेस पूरा देखना है। एज सच मैनेजमेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई सच इनअप्रोप्रिएट प्रोसेसेस एंड रिप्लेस देम विद मोर इनोवेटिव प्रोसेसेस। क्या चीज़ इनोवेटिव है, क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, नए टेक्नोलॉजी को लेना ताकि जो है हम अडाप्ट कर सकें नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए इन्वायरमेंट के साथ, नए कस्टमर्स आ सके, बिकॉज द कस्टमर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो कैसे कैसे कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स को कैसे एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रिस्ट्रक्चरिंग टू इम्प्रूव competitiveness of the firm demands transformation of existing structure and organization culture. Thus, existing structure of firm needs to be winnowed with reference to types of activities being performed, assignment of these activities amongst various divisions and departments, assignment of tasks and responsibilities to the subordinates, and delegation of the authority, organizational hierarchies, coordination of the activities and various divisions and departments as the pattern of communication among those in the structure, the development of the informal as well as formal relationships and resulting motivation. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हर एक देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लाइन स्ट्रक्चर होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपका इट्स मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, देयर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो रहा है कि अभी के समय में क्योंकि हम अपना जब काम कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि अब मान लीजिए किसी का लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि एक जन है, उसके नीचे एक जन काम कर रहा है, उसके नीचे एक जन काम कर रहा है। अब ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों को लगता है, जो टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि अब हमको एक्सपैंड करने का मेरा टाइम आ गया है, अब सिर्फ एक के नीचे हम एक आदमी रखेंगे तो हम अपना काम नहीं बढ़ा सकेंगे। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और अपने डिपार्टमेंट में चेंजेस बनाते हैं, कि वो डिपार्टमेंट वाइज चेंजेस बनाते हैं। एक फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाएंगे, एक HR का डिपार्टमेंट बनाएंगे, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बनाएंगे। जिस इस तरह से अलग अलग करके डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं, तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। उसके बाद मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना हुआ है, लेकिन है कि जो CEO है उसके पास लोअर लेवल मैनेजर्स जो है तुरंत नहीं पहुंच सकते हैं। तो CEO को लगता है कि नहीं, अब तो ये समय ख़त्म हो गया है कि आप तुरंत नहीं पहुंच सकते, तो हमको क्या करना चाहिए, बीच के लोगों को कम करना चाहिए कि मेरे जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकें, मेरे वर्कर्स भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकें। तो वो बीच के इंटरमीडिएटरीज को हटाते हैं, लोगों को हटाते हैं। ये भी एक तरह का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव वही है कि आपका किस तरह से काम बेहतर चल सके। ऑल दीज एस्पेक्ट्स नीड टू बी एग्जामिन्ड विद अ व्यू टू डिटर्मिनिंग द एडिक्वेसी टू कोप अप विद द चेंज इन दिस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी नए बन रहे हैं, उसके साथ कोप अप करने के लिए हम नए कॉर्पोरेट का रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। The structure of the organization affects the cost of operations, the speed with which the things does things, the way it meets its customers' needs of the people, and the way they behave. The contemporary tendency in structure is to make organization as simple, flat, flexible, and transparent as possible. जितना ज़्यादा क्या होता है कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ लाइक कि आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं, ठीक है।
तो जितने कम लोग आपके नीचे काम करते रहेंगे तो एक आपका टॉल पिरामिड बनता है। तो अभी के समय में ना टॉल पिरामिड उन लोगों को नहीं चाहिए, अभी के समय हो चाहिए फ्लैट पिरामिड चाहिए। एकदम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स ईजिली लो लेवल मैनेजर से बात करें, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, और जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कोई छुप छुपा के काम, इज एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। And that type of restructuring when it is done, because the kind of approach this organization had, the management had say 20 years back, and the kind of approach they have today is a lot different, बहुत different है। तो क्या होता है, उसमें adjust करने के लिए, अपने आप को adapt करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि organization थोड़ा अपने आप को restructure करे। So as to ensure effective implementation of the corporate and business level strategies, it is germane to ensure the existing culture and operating ethos in the organization are convivial and conducive to enable and for employees to contribute their best to the organizations। की जैसे जैसे जो भी कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बन रहे हैं, तो अपना इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे कि मेरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहें और अच्छे से काम कर सकें। There must be complete congruence between strategy and culture. A mismatch between poses real obstacles. Just as an organization changes and grows through its life cycle, likewise, culture has to be changed to cope with the environmental changes. ठीक है, तो आपका है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी बन रहा है और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मेरा अभी है उसमें प्रॉपरली मैचिंग होना चाहिए, एज इन दोनों ठीक से चलना चाहिए। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो हम क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है उससे आदमी कोप अप नहीं कर पाता है। वेयर द अकरेंस ऑफ द एनवायरमेंट चेंजेस इज स्मॉल एंड इंक्रीमेंटल, थोड़ा ऐसा बढ़ रहा है, दे नीड टू बी सिंक्रोनाइज विद द एग्जिस्टिंग कल्चर, जो अभी का कल्चर चल रहा है उसके साथ ही चले। लेकिन अचानक से, जैसे अभी लास्ट 5 years 10 years में टेक्नोलॉजी चेंजेस एकदम वो एज आई सेड वाज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना ही है सिर्फ, और ये और टेक्नोलॉजी ही नहीं, द काइंड ऑफ मैन पावर का जो आपका जो नीड्स बढ़ रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाला बढ़ रहा है, तो वो फ्लैट स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का कंसेप्ट जो हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कंसेप्ट हो गया, दैट इज़ ग्रोन रियली वास्ट। तो अभी हम अपने आप को उस तरीके से किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को उस तरह से ढालेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप डायमेंशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इज़ मैन पावर रीस्ट्रक्चरिंग, कि कितने लोग आपके पास हैं या आप उसको कम कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा लोग होंगे, या आप बढ़ा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग एंड द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग। So, in the competitive environment, people have come to be acknowledged as powerful source of competitive advantage, because it is they who make the organizational processes and structure capable enough to achieve the desired results. As I said, पहले वर्कर्स का कॉन्सेप्ट था, वही वर्कर्स को पर्सनल बोला लगा, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज बोला जाने लगा, अभी हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। नॉलेजेबल पीपल कैन नॉट बी मैनेज बाई थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, दे कैन नॉट बी मैनेज बाय सबऑर्डिनेट्स। उनको मैनेज करना है तो आपको उनको काम देना, उनको मोटिवेट करना होगा। दे हैव टू बी मैनेज्ड इन मार्केटिंग वे एंड नीड टू बी सपोर्टेड एंड मेंटर्ड so as to they give the best to the organization. The top management will have to own the responsibility of converting the contractual employees to an economic entity into committed members of the firm. क्योंकि अगर if I am an employee and if I am going to work somewhere, ठीक है, मेरा 9 से 5 का जॉब है कि मान लीजिए हम कारपेट बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम 9 से 5 मेरे को कारपेट बनाना है, हम दिन में 2 कारपेट बनाते हैं तो भी मुझे उतने ही पैसे मिलते हैं। और मेरा पोटेंशियल ये है कि हम 5 कारपेट बना सकते हैं, बट आई गो देयर इज़ लाइक क्या कारपेट बनाना, 5 बना के मतलब क्यों इतना खटना, तो आप 2 बनाओ या 5 बनाओ, पैसे तो उतने ही मिलेंगे। तो ये ना बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो मोटिवेशन मेरे अंदर लाना कि ये कंपनी मेरी है, अगर इसमें हम काम अच्छा करेंगे तो मेरा तरक्की होगा, अगर ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये टॉप मैनेजमेंट या HR डिपार्टमेंट का आपका काम हो जाता है। यही चीज़ जो मोटिवेशन जो बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करो, किस तरह से वो ह्यूमन रिसोर्स का कैपिटल बने, किस तरह से वो कैपिटल हम इनकैश कर सके, सो ये टॉप मैनेजमेंट का काम हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज़ टू एस्टैब्लिश इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस फॉर इनहांसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज, कैसे वो चेंजेस के साथ रिस्पॉन्ड कर सकें। Then the next dimension of corporate restructuring is market restructuring.
मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ अबाउट रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रैटेजी, जो भी अभी चल रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है, किस चीज़ में, अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में, साथ ही साथ किस तरह से हम कस्टमर्स का और उसको वैल्यू प्रोवाइड करने में, अपना मार्केट शेयर और बढ़ाने के लिए। तो इन द heightened competitive landscape, the customers have come to be accepted as the lodestar firm, and as such focus has to be made on customer relationship management so as to create, maintain and enhance strong bondage with the customer loyalty. तो अभी के समय क्या है कि यू आर वर्किंग फॉर द कस्टमर्स, राइट, या वही लोग आपके जो है प्रॉफिट आपको वही प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, बेसिकली इस तरीके से काम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, किसको, कस्टमर्स को, ताकि ये भी ज़रूरी है कि उनकी लॉयल्टी हम बना के रख सकें। द मैनेजमेंट हैज़ टू इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग एफर्ट्स इन कैप्चरिंग न्यू कस्टमर्स, कि अपना मार्केटिंग एफर्ट्स किस चीज़ में लगाएंगे कि नए कस्टमर्स कैसे आएँ, उनके साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप कैसे बन सके, और वो कैसे हमारे लिए बहुत लॉयल बन सके। और क्या होता है ना कि एक बार मान लीजिए कोई कस्टमर आया आपके यहाँ और आपकी चीज़ें या आपके शॉप या आपका जो भी है वो आपको उनको बहुत पसंद आ गया, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उसके बाद दूसरों के जाके बोलते हैं अच्छा तुमको फलाना चीज़ खरीदना, गो टू दैट शॉप, दैट इज़ रियली गुड, राइट। तो वो क्या होता है, दे आर काइंड ऑफ बिकमिंग एम्बेसडर्स फॉर योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड, राइट। तो ये ब्रांड जो बना के रखने का है, ये कैसे हम ब्रांड बनाएंगे, ये भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में आ जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इश्यूज़ रिलेटेड विद कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं या क्या क्या इश्यूज़ होते हैं जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स अनस्टेबल, बहुत सही से इकोनॉमी नहीं चल रहा है, स्मॉल बिजनेसेस ऑफन फील द इफेक्ट्स फर्स्ट। तो ये लार्ज बिजनेस तो अपना स्टेबल किया हुआ है, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली, changes within a small business industry such as a new competitor or weaker demand may cause its profits or productivity to decrease। और क्या अगर उसको नया कॉम्पिटिटर आ गया या डिमांड कम हो गया तो क्या होता है, प्रॉफिट जो हो सकता है या एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। इन सच केसेस अ स्मॉल बिजनेस वो कोशिश करेगा क्या कि हम अपना एफिशिएंसी बढ़ाएं, मेरा कंपनी नहीं गिरे, तो क्या करेगा, तो जो वो कोशिश करेगा अपना काम को चेंज करने का या काम करने का चेंज करने का या प्रोडक्ट को चेंज करने का, ताकि हम अपने आप को मार्केट में सस्टेन कर सके। तो the process of restructuring has both advantages and disadvantages regarding operating cost, organization and efficiency, productivity and employee morale। कि वो जो स्मॉल कंपनी है या जो भी उसने अपने आप के कॉर्पोरेशन को जो रीस्ट्रक्चर किया है, तो क्या हो रहा है कि वो तो कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरह से अपने आप को मार्केट में बना के रख सकें, मेरा प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी सही से चल सके। लेकिन क्या होता है कि अगर ऐसे होने से कभी कभी क्या होता है कि अगर आप चेंजेस ला रहे हैं तो आपको उस पर कुछ इनपुट करना पड़ेगा, जो कैपिटल कॉस्ट आपका जो फिक्स कैपिटल कॉस्ट उसमें कुछ इनपुट चेंजेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप चेंजेस लेके आ रहे हैं तो शायद जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो जो चेंजेस के साथ उतने अच्छे से अडाप्ट नहीं कर सकें, या फिर चेंजेस जो आ रहे हैं उससे सर जो एम्प्लॉयज़ बहुत खुश ना हो। अगर खुश नहीं होंगे तो फिर उनका मोटिवेशन कम होएगा, मोटिवेशन कम होगा तो फिर एक घुमा के प्रॉब्लम। सो दिस मे बी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो अंडरस्टैंडिंग द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। तो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इज अ प्रोसीजर बाय विच द बिजनेस चेंजेस द स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। मेनी केसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व डाउन साइजिंग, लोगों को कम करना। The employees may dismiss employees, eliminate departments or close some of the retail locations। अपने employees को हटा दिया, departments को बंद कर दिया, या फिर उनके बहुत सारे जो shops हैं या retail को जो retails is like the various shops या various outlets खुला हुआ है, क्योंकि business में कुछ problem हो रहा है या कोई भी reason से उन्होंने अपने retail locations को बंद कर दिया। Business attempting to downsize may also outsource some of their company operations to save money। In other cases, restructuring may involve reassignment or alteration of duties within the organization to improve performance and incorporate new technologies। अब ये आउटसोर्सिंग क्या हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग टाटा स्काई यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम लोग टाटा स्काई यूज़ करते हैं तो टाटा स्काई का कोर बिजनेस क्या है, हम लोगों को केबल प्रोवाइड करना। लेकिन मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर हम किसको कॉल करते हैं, हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। तो टाटा स्काई ने क्या डिसाइड किया कि हम अपना कस्टमर केयर वाला जो है
उसको आउटसोर्स कर देंगे, किसी कॉल सेंटर वाले हम यूनिट को दे देंगे। अब हम मेरा कॉल सेंटर के पास जा रहा है कॉल, जहाँ कस्टमर केयर है वहाँ कॉल जा रहा है, वो मेरा डिटेल्स वगैरह सारे लिख रहे हैं, और लिखने के बाद जो भी मेरा प्रॉब्लम्स है दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इट आउट। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो मेरे सिटी में सर्विस सेंटर है उसके साथ वो टाई अप करा देते हैं, और वो मेरे को कॉल कर देते हैं एंड माई थिंग्स आर सॉल्व। तो बिज़नेस कभी कभी अपने आप को जब वो डाउन साइज करने की कोशिश कर रहा है या उनको अपना प्रोसेस को रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एक मान लीजिए एक पोर्शन जो भी उनका काम का है उसको वो आउटसोर्स कर दिए। दूसरा बोलते हैं कि नहीं, हम आउटसोर्स नहीं करेंगे, इसी में क्या करते हैं, हम कुछ अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का काम देते हैं, ताकि जो जिस काम में अच्छा है, जो हमें लगता है और कर सकता है, ताकि हम ऑल्टरेशन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। नाउ व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस, आई एम सॉरी, now what are the various advantages of restructuring? तो if a business downsizes during restructuring, इस ऑपरेशनल कॉस्ट में डिक्रीज, क्योंकि वो डाउनसाइज कर रहा है। मान लीजिए कस्टमर टाटा स्काई ने अपना कस्टमर केयर के लिए मान लीजिए उसने 100 लोगों को बिठा के रखा है, जो सारे जो कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉल्स आते हैं उसको वो हैंडल कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हम ये कस्टमर केयर पे नहीं देखेंगे, हम अपने कोर बिजनेस पे कंसंट्रेट करेंगे। कोर बिजनेस उनका केबलिंग, जो केबल प्रोवाइड करने का है, ये चैनल्स प्रोवाइड करने का वो है। तो वो ये इन्होंने क्या किया, आउटसोर्स कर दिया। जब आउटसोर्स कर दिया तो क्या हुआ, उनका वो 100 एम्प्लॉयज़ का काम कराने का, 100 एम्प्लॉयज़ का जगह का, 100 एम्प्लॉयज़ का एवरीथिंग वो सारा चीज़ डिक्रीज़ कर देता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेरोल एक्सपेंसेस विल बी लोअर इफ द बिजनेस डिसमिस सम ऑफ द एम्प्लॉयज़। कुछ लोगों को हटा दिया तो उसके जो वेजेस हो रहे हैं वो कम हो रहा है। लाइक वाइज outsourced operations are usually less expensive than the in-house labor. Thus, the cost of maintaining operations within the retail network and companies specifically tend to decrease with restructuring. When a business eliminates layers of management during restructuring, communication and decision making often improve. क्या हो रहा है, पहले था कि टॉप मैनेजमेंट के नीचे एक आदमी था, फिर उसके नीचे एक आदमी था, फिर उसके नीचे एक आदमी था, फिर उसके नीचे एक आदमी था। तो क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है वो बोला, मान लीजिए सबसे पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, ऐसे करके 10 एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे। तो 1 जो डिसीजन ले रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो 2 से बोलेगा कि चलो भाई हमने ये डिसीजन लिया, अब तुम काम करो। 2 वाला 3 को बोलेगा देखो 1 ने डिसीजन लिया है, आपको हम लोग को ये काम करना है। 3 वाला 4 को बोलेगा। अब अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, 10। अब 1 से लेके 10 तक कितना लंबा गैप है। और हम लोग अगर चाइनीज़ विस्पर्स खेले होंगे तो अगर आपको याद होगा कि हम लोग करते थे कि एक के कान में कुछ बोलते थे, वो बंदा दूसरे के कान में बोलता था, दूसरा बंदा तीसरे कान में बोलता था, जब तक एक जगह से दूसरे मतलब लास्ट कॉर्नर तक पहुँचते क्लास में चलता रहता था। जब तक लास्ट कॉर्नर तक पहुँचता था तब तक अर्थ का अनर्थ बन चुका था। तो बेसिकली क्या है कि जो ये कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है। प्लस डिसीजन मेकिंग, ये इज द 7th वन, या ये 1 से 10 तक था, ये द 7th वन सपोज रिवॉल्व्स कि नहीं भाई ये तो काम गलत है, ये हमको काम समझ नहीं लग रहा है, हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, हम ये आई विल नॉट डू इट। तो ये क्या होगा, फिर से वापस से 1 को जाके समझाना पड़ेगा। तो अगर ये 1 से लेके 10 तक सब साथ मिलके अगर करते हैं, बीच के लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को हटा दिया जाए, 1 अगर टॉप मैनेजमेंट ही है, उसके नीचे 2 to 5 है, उसके नीचे 6 to 10 है, और ये 1 to 10 मिलकर साथ में बैठ के कुछ काम डिसाइड कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन ही बेहतर होएगा, डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होएगा। सिंप्लीफाइंग मैनेजमेंट रीऑर्डर्स द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की ऑफ द कंपनी, ओपनिंग द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्प्रूविंग बैरियर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। काम और बेहतर होता चला जाएगा। फाइनली, businesses restructuring is to introduce new technologies may enjoy increased operational efficiency. चेंज किया कि हमने नया टेक्नोलॉजी लेके आया। जब हम नया टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नए मशीन्स लेके आ रहे हैं, या उसी मशीन्स में नई टेक्नोलॉजीज़ को ला रहे हैं, तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम और बेहतर हो जाता है, हमारा जो एफिशिएंसी होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कॉलेज में ही, हमारे कॉलेज में कैसे था कि पहले पूरा मैनुअल रिकॉर्ड्स रखा जाता था, जो एडमिशन्स होते थे वो मैनुअल होते थे, एडमिशन्स के समय कितनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। अभी क्या है ना, एवरीथिंग इज़ गॉन ऑनलाइन, सो द लाइन इन फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज डिक्रीज, इन द फ्रंट ऑफ द ऑफिस इज डिक्रीज, एवरीथिंग इज बिकम ऑनलाइन,
और हमारा काम भी करना ईजी हो जाता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स बिकम मोर एक्यूरेट एंड ईजियर टू एक्सेस इफ अ बिजनेस इम्प्लीमेंट्स अ कंप्यूटराइज्ड फाइलिंग सिस्टम। सेम थिंग। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो इधर इतने दिन देर से तो हम लोग एडवांटेजेस ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहला है कि थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग कैन प्रमोट प्रोडक्टिविटी इन सम वेज। ऑब्वियसली it may detract from the business. If the business downsizes during restructuring and the restructuring, that the loss of highly skilled laborers may result in the loss of productivity. देखिए, मान लीजिए क्या होता है कि नॉर्मली जब हटाया जाता है तो जो लोग कम प्रोडक्टिव होते हैं, जो कम काम करते हैं, या जो नए लोग आते हैं उनको पहले हटाया जाता है। तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहले 1 आया काम करने, फिर 2 आया काम करने, फिर 3 आया नहीं, मान लीजिए पहले 5 आदमी है एक लेवल पे। पहले 5 आया काम करने जिसने 5 साल काम किया है, फिर 4 आया काम करने जिसने 4 साल काम किया है, जैसे 3 आया काम करने उसके बाद जिसने 3 साल अभी तक काम किया है, 2 आया काम करने उसने 2 साल काम किया, फिर 1 आया काम करने उसने 1 साल काम किया। अब क्या हुआ कि जब डाउन साइज करना, उनको लोगों को हटाना है, तो वो क्या बोलेंगे, जो सबसे बाद में आया भैया उसको हटाओ। तो सबसे बाद में तो 1 आया था, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो उसको हटाने बोल रहे हैं। नुकसान क्या हो सकता है 1 को हटाने का, कि 1 जो है मान लीजिए वो फ्रेशर है, ये दिस फ्रेशर कम्स विथ न्यू आइडियाज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू चैलेंजेस, तो वो अच्छा ऑपरेट कर सकता है। आप उसको हटा रहे हैं तो शायद वो नुकसान हो। दूसरा डाउन साइजिंग का क्या होगा कि जिसको हम सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा हम सैलरी दे रहे हैं उसको हटाओ ताकि हमारे कुछ पैसे कम हो, तो वो 5 को हटा रहे हैं। अब 5 जो है वो 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, तो ही नोज इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही इज़ हाईली स्किल्ड। जो अगर वो उतने स्किल्ड आदमी को हम हटा देंगे तो शायद मेरा लॉस हो जाए। ठीक है, उसी तरह से कोई भी किसी को भी आप हटाएंगे तो किसी ना किसी तरह का लॉस होएगा ही। तो ये होता है कि अगर कभी कभी क्या होता है, देयर विल बी लॉस ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी में कमी हो सकती है। रीअसाइनिंग द ड्यूटीज ऑफ दीज वर्कर्स टू रिमेनिंग एम्प्लॉयज ऑफन इन्वॉल्व एडेड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एज वेल। अब मान लीजिए 5 को उन्होंने हटा दिया और 1 to 4 ही खाली हैं। अब 5 का काम भी तो समझाना है कि को मान लीजिए 3 को बोल रहे हैं कि आपको 5 का काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 3 और 4 में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो उनको भी तो ट्रेन करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कैसे काम करना है। उनको ट्रेनिंग के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़े, जो अलग से एक्सपेंसिव हो जाता है। Now, workers remaining after downsizing often feel insecure about their jobs, which may lead to low worker morale and poor customer service. क्या होता है कि हमने देखा कि 1 ने देखा कि अरे 5 तो 5 साल से काम कर रहा है, 5 को हटा दिया गया, या फिर 5 ने देखा कि 1 तो इतना अच्छा आया हुआ है, 1 को हटा दिया गया, तो अंदर में एक इनसिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है, कि वो हमको पता नहीं कब हमारे जॉब से हमें हटा दें, या वो इसी कारण जो होता है मोटिवेशन कम हो जाता है। मोटिवेशन कम होता है तो काम अच्छे से नहीं होता है। इफ़ अ कंपनीज रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजी और चेंजेस इन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोडक्टिविटी में सफ़र वाइल एम्प्लॉयज़ लर्न द न्यू रोल्स। जब तक नए रोल सीख रहे हैं तब तक काम तो नहीं हो रहा है, काम ही सीख रहे हैं बेसिकली काम करना, तो प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो हुआ उस समय, ज़ीरो नहीं मतलब कम हुआ। Small businesses undergoing restructuring should expect to invest time and finances in training their employees and new technology systems. कि आप जो भी लोग आ रहे हैं आपके पास काम करने के लिए, जो भी आप रख रहे हैं, अगर नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो आप उससे नए टेक्नोलॉजी से काम करना सिखाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उसमें भी पैसे लगते हैं। There are some other factors to be considered while corporate restructuring is that the restructuring tends to indicate that a company is unstable and struggles to support itself. Therefore, when a business restructures, investors may question the company's future. Small businesses supported by only a few investors may lose necessary funding if they are unable to provide reassurance. सी वॉट इज़ हैपनिंग इज़, आज हमने अपना काम शुरू किया, आज मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे रिसोर्स बहुत अच्छे से एलोकेटेड हैं सारे, मेरा बजट बहुत सही से बना हुआ है, मेरा सब काम सही चल रहा है। 5 साल बाद सिचुएशन पूरा डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अभी मान लीजिए 5 साल बाद ही नहीं, कोरोना आया, कोरोना के में मेरे को लगा कि सब चीज़ डिफरेंट हो गया है, मेरा बहुत सही नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा है, तो हम क्या करें, अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोसेस को हम
चेंज करने की कोशिश करेंगे। जब हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, हमारे में कुछ इन्वेस्टर्स ने पैसे लगा के रखे हैं। अब वो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि तुम अपना काम क्यों चेंज, हम तो तुम्हें जो इन्वेस्ट किए हैं, तुम एक पर्टिकुलर काम कर रहे थे तो तभी हम इन्वेस्ट किए हैं, वाई आर यू चेंजिंग। तो उनको लगता है शायद ये कंपनी का फ्यूचर सही नहीं चल रहा है। और उसके बाद वो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको, अगर वो सही से उनको रिश्योर नहीं कर पाएंगे कि दिस इज़ द फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, दे मे लूज द इन्वेस्टर्स, तो अलग प्रॉब्लम हो सकती है। It is also worth noting that the small businesses already operating with a limited number of employees may be unable to dismiss enough personnel to make a significant difference in payroll expenses. Furthermore, a small business that decreases its workforce too dramatically may spend more in overtime pay for the remaining workers than it's saved through downsizing. तो यही है कि small business ने क्या किया, क्योंकि limited number of employees थे तो डाउन साइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, या फिर मान लीजिए कि उन्होंने डाउन साइज़ कर भी दिया तो बाकी लोगों को ना काम सिखाने के लिए उसमें टाइम लग रहा है, साथ ही साथ बाकी लोगों को ओवर टाइम करा रहे हैं कि आप 9 से 5 काम करो, 5 बजे से ट्रेनिंग बैठो, तो ओवर टाइम भी करा रहे हैं, जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर एक तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। So every aspect, as said, has its own set of advantages and disadvantages. And in this video, we discussed about what is corporate restructuring, what is the importance of corporate restructuring, or what are the motives of corporate restructuring. We studied about the various dimensions of restructuring. उसके बाद हमने advantages और disadvantages भी discuss किया. This is all for today. Thank you very much and happy learning.